हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वायरस और हमने देखा जो वायरस हैं ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। मतलब आप जो वायरसेस हैं ये आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपको वायरसेस को ग्रो करना है तो आपको उसे सेल कल्चर्स में ग्रो करना पड़ेगा, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिनमें लिविंग सेल्स हों। तो उसके बाद हमने नोटिस किया जो वायरसेस हैं इनकी अपनी क्लासिफिकेशन है। तो एक क्लासिफिकेशन हमने इनकी की ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हमने नोटिस किया जो वायरसेस हैं ये 4 टाइप्स की हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल वायरसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। जो इसकी फर्स्ट आप नोटिस करोगे, फर्स्ट टाइप आ गई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। यूजली हम इसे ऐसे लिख देते हैं DS, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब जो ये वायरस है इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और वैसे भी जो नेचर है उसमें जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड ही पाया जाता है। तो इस केस में मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस आ गए, बैक्टीरियोफाजिस आ गए। हमने कल मतलब देखा था बैक्टीरियोफाजिस, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फाज का मतलब ईटर, मतलब ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद आगे साइनोफाजिस। अब ये साइनो का मतलब है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। फाजिस का मतलब क्या हो गया? ईटर्स। इसका मतलब बैक्टीरियोफाजिस तो ऐसे वायरसेस हो गए जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, लेकिन साइनोफाजिस वो वाले वायरसेस हैं जो स्पेसिफिकली साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आगे अपने एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के बाद पोक्स वायरस। अब ये जो पोक्स वायरस है जो चिकन पॉक्स कर रहा है, स्मॉल पॉक्स कोज कर रहा है, वो पोक्स वायरस है। इसमें वेरिसेला वायरस और वेरियोला वायरस आ जाता है। और कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये भी कॉलीफ्लावर में मोज़ेक डिजीज कोज करता है। तो ये तो थे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। देखो वर्ड दिया है मोस्ट, मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफाजिस, मोस्ट ऑफ साइनोफाजिस। एडिनो वायरस, पोक्स वायरस, कॉलीफ्लावर, मोज़ेक वायरस, इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कई बार एग्जामिनर जब क्वेश्चन डिजाइन करता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिजाइन कर देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसमें वो 5-6 स्टेटमेंट्स दे देता है, तो उनमें से हमें करेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट्स ढूंढनी होती हैं। तो वो थोड़ा बहुत फर्क डाल देता है इन लाइंस में। जैसे हमने देखा ना, मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। वो क्या करेगा, स्टेटमेंट में डाल देगा ऑल एनिमल वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। कई बार हम केयरलेसली क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, तो उस केस में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ध्यान दो, मोस्ट एनिमल वायरसेस, मोस्ट ऑफ एनिमल वायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और उसके बाद हमने नोटिस किया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। अब इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं SS डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। नेचर में जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं पाया जाता, लेकिन वायरसेस आर ऑलवेज एक्सेप्शन। आपको वायरसेस में हमेशा एक्सेप्शन नजर आएंगी। कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं दुनिया में जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो इसकी एग्जांपल देखो, फाज 174 लिखा कैसे है, 5 × 174, लेकिन बोलना क्या है, फाज 174। फाज ये भी एक बैक्टीरियोफाज है। इट इज ऑल्सो बैक्टीरियोफाज। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, फाज 174 में जेनेटिक मटेरियल क्या है, देन योर आंसर इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद आ गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस।
डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस में आगे रियो वायरस, वोन ट्यूमर वायरस, और उसके बाद आगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस। मतलब 99.9% अगर जेनेटिक वायरस के जेनेटिक मटेरियल पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो यहीं से आ जाता है। तो इस केस में हमने देखा मोस्ट प्लांट वायरस, मतलब ज़्यादातर प्लांट वायरसेस में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नजर आएगा। रेप्डो वायरस हमने नोटिस किया ना, जो डॉग बाइट है तो उससे रेबीज हो जाता है। तो एक्चुअली जो डॉग्स हैं इनके सलाइवा में वायरस प्रेजेंट होता है, रेबीज वायरस। हर एक वायरस में नहीं, जो रेबिड डॉग है जिसे रेबीज हो गई है उस डॉग के सलाइवा में क्या होता है, रेबीज वायरस। और जो ये रेबीज वायरस है इसे रेप्डो वायरस भी बोल सकते हो आप। तो उस केस में इसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अब देखो रेबीज के बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। जो रेबीज है इसमें जो एनिमल है उसे पानी से डर लगना शुरू हो जाता है, इसलिए हम रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। हाइड्रो इज फॉर वाटर, फोबिया डर, पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। सो अदर नेम फॉर रेबीज इज हाइड्रोफोबिया। तो इस केस में रेप्डो वायरस या रेबीज वायरस के बाद आ गया आर्बो वायरस। अब देखो इसमें आर्बो, आर्थ्रोपोड, आर का मतलब क्या है, आर्थ्रोपोड, बो का मतलब है बोर्न, आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। मतलब जो इसका कैरियर है, इस वायरस को स्प्रेड कर रहा है, वो बेसिकली आर्थ्रोपोड है, मॉस्किटो। ठीक है, इसलिए यहाँ आर्बो वायरस, आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस। ये डेंगी वायरस आ गया ना, कुछ लोग डेंगू भी बोलते हैं, कुछ लोग डेंगी भी बोलते हैं, है ना। कोई भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हो। डेंगू वायरस, इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उसके बाद पोलियो वायरस। अब हमने देखा इंडिया में एक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें 0 to 5 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रन हैं उन्हें पोलियो के ड्रॉप्स दिए गए। वो जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो क्या है, वो एक ओरल वैक्सीन है जो मुंह से दी जा रही है। तो बेसिकली जो ये पोलियो है ये हमने इंडिया से रिसेंटली इरेडिकेट की है। पोलियो इज अ वायरल डिजीज एंड इन इंडिया इट इज रिसेंटली, ये डिजीज को खत्म कर दिया गया रिसेंटली। तो पोलियो के बाद आ गया पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस में आ गया मम्प्स एंड मीजल्स। तो जो आपने सुना होगा आपकी मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना, कहाँ पे प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। 10th तक हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारी बक्कल कैविटी में और ओरल कैविटी में ओपन हो रही हैं, लेकिन ये पड़ी कहाँ पे हैं, ओरल कैविटी के बाहर। तो डक्ट्स की हेल्प से ये ओपन होती हैं अपना ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में। और जब ये बेसिकली रिलीज क्या कर रही हैं, सलाइवा अपनी ओरल कैविटी में, तो उस केस में आपके कान के पास सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, एक पेयर आपके ईयर के पास। तो ये बेसिकली पैरोटिड है। दिस सलाइवरी ग्लैंड इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। आपने सुना होगा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो ये सलाइवरी ग्लैंड है जो, इसमें पैरामिक्सो वायरस की इन्फेक्शन हो जाती है जिससे बेसिकली हमें मम्प्स हो जाते हैं, मम्प्स। तो उस केस में जो पर्सन है अगर उसकी पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास पड़ी है अगर ये स्वेल होगी तो बेसिकली उसे च्यू करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इस एरिया में उसके स्वेलिंग हो जाएगी। मोस्ट ऑफ केसेस ये प्रॉब्लम्स आपको बच्चों में नजर आती हैं। और उसके बाद मीजल्स, ऐसे ही पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पेप्यूल्स बन जाते हैं, दाने दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, मीजल्स। हम उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, मोस्ट प्लांट वायरसेस, रेबीज वायरस,
आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस, डेंगू वायरस, पोलियो वायरस, पैरामिक्सो में मीजल एंड मम्प्स, और ऑर्थोमिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस। इन सब में जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आपको कल मैंने सार्स कोवी 2 बताया था, उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी इबोला वायरस की। इबोला वायरस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, मतलब ये चीज़ें लिख लिख के याद होंगी। और 99% केसेस में जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वायरस से, वो यहीं से आ जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी आपको एक अंदाज़ा सा देता हूँ। देखो ये खतरनाक से वायरस है ना, जो ये बेसिकली इनमें ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बट ध्यान से, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो जी, ये क्लियर हो गया। अब हमने बात की थी टोबैको मोज़ेक वायरस की। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसी को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था। डिस्कवर किसने किया? इवानोस्की। क्रिस्टलाइज किसने किया? स्टैनली। है ना, बार बार बोलोगे तब याद होगा। और उसके बाद हमने नोटिस किया जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसकी डायमेंशंस भी पूछ लेता है एग्जामिनर। टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वायरस है। इसकी डायमेंशंस एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन 3-4 बार ये क्वेश्चंस हैं नीट में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से इसे याद करना है। मैं बताता हूँ आपको इसकी डायमेंशंस क्या हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हमने लास्ट एग्जांपल ली टोबैको मोज़ेक वायरस। तो हमने कल पढ़ा था ये रोड शेप्ड वायरस है। और इसकी डायमेंशंस हैं 18 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ TMV 18 into 300 into 18 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये हो गया, ये जो वायरस है इसकी शेप कैसी है? रोड शेप। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और इसकी डायमेंशंस क्या हैं? 300 into 17 नैनोमीटर। और जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें कंटेन्स 6400 न्यूक्लियोटाइड्स। हमने देखा जो डीएनए और आरएनए है, इसका जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है ना। तो उस केस में जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसमें 6400 न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हैं। और इसका हमने देखा बाहर की तरफ कैप्सिड पड़ा था, और जो कैप्सिड है इसका यूनिट क्या हो गया? कैप्सोमियर। तो इसमें जो कैप्सोमियर है वो पड़े हैं 2130। 2130 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। अब आप इसकी रेशियो भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर भी। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसमें न्यूक्लियोटाइड कैप्सोमियर रेशियो बताओ। तो उस केस में
न्यूक्लियोटाइड कैप्सोमियर रेशियो ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। अब हमने देखा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कितने दिए हुए हैं 6400, और इसमें कैप्सोमियर कितने दिए हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 2100 बोल लो। तो आप रफली बोल सकते हो 3:1 रेशियो ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज टू कैप्सोमियर इन टोबैको मोज़ेक वायरस इज 3:1। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और रेप्लिकेशन इन टीएमपी, तो हमने नोटिस किया जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, तो आप इन्हें आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में तो ग्रो कर नहीं सकते, तो आपको इन्हें ग्रो करना पड़ेगा स्पेसिफिक सेल्स में। जैसे हमने पेट्री डिश ली, और जो ये पेट्री डिश है इसमें हमने ये लो टोबैको प्लांट सेल्स ले लिए। टोबैको प्लांट सेल्स। अब ये जो टोबैको प्लांट सेल्स हैं इनकी बाहर की तरफ लगे हुए रिसेप्टर्स, अब जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये मान लो रोड शेप बना देते हैं ना, ये मान लो टोबैको मोज़ेक वायरस है। अब आउटसाइड द होस्ट ये तो नॉन लिविंग है। अब इसका मतलब जो होस्ट है उसके कांटेक्ट में जो वायरस है ये एक्सीडेंटली आएगा। एक्सीडेंटली का मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे सेल्स पड़े हैं और यहाँ पे ये रोड शेप्ड वायरस पड़ा है, तो ये रोड शेप्ड वायरस में ये ऐसे किसी फिजिकल एजेंसी के कारण किसी लिक्विड में पड़ा है या किसी एयर के कारण बेसिकली ये ऐसे मूव कर रहे हैं। तो उस केस में हमने नोटिस किया ये तो अनकॉन्शियस है, इट हैज नो कॉन्शियसनेस ऐसे। तो अगर एक्सीडेंटली ये मान लो टोबैको प्लांट का सेल है, तो ये एक्सीडेंटली अगर अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के कांटेक्ट में आता है, जब ये रिसेप्टर के कांटेक्ट में आएगा तो उस केस में ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देगा होस्ट सेल में। तो बट जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये इंटेंशनली होस्ट सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये एक्सीडेंटली होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएगा। और बेसिकली होस्ट सेल के कांटेक्ट में आने के बाद अगर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर है, जो ये जो रिसेप्टर है ये हर एक सेल पे स्पेसिफिक होते हैं, अगर ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के कांटेक्ट में आया तो बेसिकली जो फर्दर इन्फेक्शन है वो कोज करेगा ये टोबैको सेल में। इज दिस क्लियर? तो अब जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हो गया, रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद अब ये देखो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगी? अब इस केस में जो आरएनए है
ये बनाएगा आरएनए से डायरेक्ट आरएनए बनेगा, और इसके पास एंजाइम आएगा रेप्लिकेज। रेप्लिकेज एंजाइम की हेल्प से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, उसने फर्दर आरएनएस बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये अपनी कॉपीज बनाएगा। अब बेसिकली कॉपीज बनाने के लिए इसे मशीनरी चाहिए। मशीनरी में आप देखो जो वायरस है उसमें कैप्सिड भी है, जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी पड़ेगी। और प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम्स। ये जो रॉ मटेरियल है या प्रोटीन फैक्ट्री है जो राइबोसोम्स हैं, वो किसके यूज कर रहा है? होस्ट सेल के। बट ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करता है। ये स्पेसिफिक प्लांट्स को क्यों इन्फेक्ट करता है? बिकॉज ऑफ दीज रिसेप्टर्स, दीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अगर आप टोबैको मोज़ेक वायरस को अपने हाथ पे रखोगे तो उस केस में वो आपके हाथ के सेल्स, जो सेल्स हैं, उन्हें इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं उन पे वो वाले रिसेप्टर्स नहीं है जो रिसेप्टर्स बेसिकली टोबैको प्लांट के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर होगी, ये इन्फेक्शन कैसे करते हैं। लो जी, टोबैको मोज़ेक वायरस की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन, ये रोड शेप्ड है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? आरएनए में 6400 न्यूक्लियोटाइड्स। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, 18 इंटू 300 इंटू 18 नैनोमीटर, ठीक है। कई बार ये 18 की जगह वो 20 लिख देता है, तो बेसिकली वो आंसर बन जाएगा। बट अगर उसने एक चॉइस दी है 300 इंटू 18, बी चॉइस दी है 300 इंटू 20, देन बेस्ट आंसर इज 300 इंटू 18। हाँ, अगर मतलब उसने 300 इंटू 18 चॉइस ही नहीं दी तो 300 इंटू 20 आंसर बन जाएगा, वो नहीं, इसके पास का आंसर हो गया। कैप्सोमियर्स कितने हैं कैप्सिड में, प्रोटीन कोट में? 2130। न्यूक्लियोटाइड कैप्सोमियर रेशियो निकाल सकते हो, 3:1। और जो वायरस है ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। अब देखो ये पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश में हमने ये सेल्स ले लिए, टोबैको प्लांट के सेल्स। उसके बाद हमने यहाँ पे ये रोड शेप्ड वायरस रख लिया, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये टोबैको मोज़ेक वायरस एक्सीडेंटली जो सेल के ऊपर इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का होस्ट सेल में, अब ये होस्ट सेल की मशीनरी यूज करेगा, उसके न्यूक्लियोटाइड्स, उसके एंजाइम्स, उसके राइबोसोम्स, मतलब उसकी मशीनरी, होस्ट सेल की मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज बनाएगा। सबसे पहले आरएनए से आरएनए बन रहा है, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है, तो इसमें सीधा आरएनए से आरएनए बन रहा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और एंजाइम कौन इन्वॉल्व है? रेप्लिकेज एंजाइम। तो उसके बाद अब जो ये आरएनए है वो तो इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब जो ये आरएनए, इसमें जीन्स पड़े हैं, दिस आरएनए कंटेन्स जीन्स। ये देखो बहुत कम जीन्स होते हैं वायरसेस में, 200-300 जीन्स होते हैं। मैंने बताया था आपको ह्यूमंस के जीनोम में 30,000 जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स होते हैं। तो इवन जो इकोलाई बैक्टीरिया है इसमें भी 2500 जीन्स होते हैं। बैक्टीरिया एवरेजली 2500 टू 4000 जीन्स होते हैं। और जो वायरस है इसमें बहुत कम जीन्स होते हैं, ये देखो 200 से 250 जीन्स होते हैं इन द जीनोम ऑफ वायरस। अब बेसिकली ये जीन्स बड़े हैं। अब ये जीन्स में कोई ऐसा जीन है जो बेसिकली कैप्सिड बनाएगा, कोई ऐसा जीन है जो बेसिकली इसके फर्दर एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। ये अलग अलग तरह के जीन्स हैं। अब ये जीन्स एक्सप्रेस होंगे, उससे प्रोटीन्स बनेंगी और वायरस की बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। बट मशीनरी किसकी यूज की? होस्ट की। अब आप वायरल इन्फेक्शन को क्या डिटेक्ट भी कर सकते हो, भी ये इन्फेक्शन वायरस की है या किसी और ऑर्गेनिज्म की है? यस, कर सकते हैं। चलो मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। ये चीज क्लियर होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। टोबैको मोज़ेक वायरस फर्स्टली डिस्कवर्ड वायरस है
तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आपको एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। टीएमवी के बाद सेकंड हम बात करते हैं कोरोना। कोरोना फैमिली का SARS-CoV-2 वायरस, ये कंपैरेटिवली बड़ा वायरस है। तो ये स्फेरिकल है। जो स्फेरिकल वायरस है, जिसमें ये कैप्सिड हो गया, तो इस कैप्सिड पे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स पड़ी हैं, लाइक दिस। इसकी जो बॉडी है, इसका जो बॉडी सरफेस है, उस पे आपको ऐसी क्राउन लाइक स्पाइक्स नजर आएंगी। क्राउन लाइक स्पाइक्स ऑन होल बॉडी, जनरली ऐसे बना देते हैं ऐसे। पूरी बॉडी पे, इसलिए इसका नाम है कोरोना। जो कोरोना फैमिली के वायरसेस हैं, उनमें ये क्राउन लाइक स्पाइक्स आपको नजर आएंगी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कोरोना। क्राउन लाइक स्पाइक्स आर प्रेजेंट इन दिस फैमिली, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और उसके बाद हमने देखा था ये इन्वेल्व्ड वायरस है। उस पे ये इन्वेल्व प्रेजेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है जी, तो ये स्फेरिकल हो गया। तो उसके बाद इसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? स्पाइक्स, जो ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और उसके बाद हमने नोटिस किया ये इन्वेल्व्ड वायरस है, और इन्वेल्व बना किसका होता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो ये स्ट्रक्चर होगी जी आपकी SARS-CoV-2 वायरस की। स्फेरिकल। इसके बाद आ गया आपका बैक्टीरियोफाजिस। वायरसेस है तो वायरस ही है ये भी। वायरसेस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया।
viruses which infects bacteria are known as bacteriophages. तो इसमें मैंने पहले बताया आपको फाज का मतलब हो गया ईटर. They were discovered by Tvort and Harily. कई बुक्स में यहाँ लिखा डी हैरिली, लेकिन इतना नाम भी याद रखोगे तो चल जाएगा. And termed by Harily. स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफाज. T2 ना, ये टाइप्स हैं वायरसेस की, बैक्टीरियोफाजिस की, जैसे T2, T4, T6 इनके साथ लगा होता है. इवन नंबर लगा हुआ है ना, तो इन्हें इवन फाजिस बोलते हैं. कई बार कुछ वायरसेस होते हैं T1, T3, T5, उन्हें ओड फाजिस बोलते हैं. ओड फाजिस आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दिया हुआ है, T2 एंड T4 इवन फाजिस. स्ट्रक्चर ऑफ T2 बैक्टीरियोफाज. और यही पूछ लेता है एग्जामिनर, T2 बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर बनाओ. ये बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर है. इस बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको हेड नजर आ रहा है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है. प्रोटीन्स. इसके बाद आपको नजर आ रही है कॉलर. कॉलर के बाद नजर आ रहा है नेक. नेक के बाद नजर आ रही है टेल.
tail with sheath. Tail fibers. तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको स्पाइक्स. क्लियर है जी. तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपका टी टू बैक्टीरियोफाज का. ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीटोफाज डीएनए. तो जी जो ये अपना टी2 बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज में आपको नजर आ रहे हैं टेल फाइबर्स. जो ये टेल फाइबर्स हैं इनसे ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को. एग्जामिनर पूछ लेता है इन्फेक्शन कैसे करता है टी2 बैक्टीरियोफाज, तो आप बोलोगे जो बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल फाइबर्स. अब सीधी सी बात है, अगर बैक्टीरिया पे वो रिसेप्टर्स लगे होंगे जिन रिसेप्टर्स के साथ इसके टेल फाइबर्स बाइंड हो सकते हैं, तभी ये इन्फेक्ट कर पाएगा. Bacteriophage infects bacteria with the help of tail fibers. Spikes. ये है जी टी2 बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर. क्लियर है. अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाजिस. अब लाइफ साइकिल का मतलब तो समझ ही गए होगे आप. ठीक है. जो एक वायरस है वो कैसे इन्फेक्ट करेगा होस्ट सेल को. होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद कैसे वो फर्दर अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बढ़ाएगा. उसके बाद कैसे उससे उसके प्रोटीन कोड्स बनेंगे, टेल बनेगी, टेल फाइबर्स बनेंगे, और उसके बाद उसकी पैकेजिंग होएगी और वो होस्ट सेल को से बाहर आएगा. मतलब एक वायरस से बहुत सारी उसकी वायरस की प्रोजेनी कॉपीज बन जाएंगी. तो हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज का दूसरा नाम रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोफाजिस. रिप्रोडक्शन ही हुई.
तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर आपको पूछता है क्या वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं, तो आप यस बोलोगे, यस वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं। बट उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट मशीनरी चाहिए। अगर लिविंग होस्ट नहीं है तो ये फर्दर अपनी कॉपीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जी दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियोफाजिस। Bacteriophages shows two types of reproduction, lytic cycle and lysogenic cycle। अब एक एक करके देखते हैं दोनों को। थोड़ा व्हाइट बोर्ड छोटा है और लाइफ साइकिल थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करते हैं बनाने की छोटे व्हाइट बोर्ड पे। लिटिक साइकिल। अब जो ये लिटिक है ये बड़ा है लाइसिस से। लाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ना, तो ये है लाइसिस। लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये बैक्टीरियोफाज है जब ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो बैक्टीरिया की मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज बनाएगा। अपनी कॉपीज जब बन जाएंगी इसकी, तो उसके बाद ये बैक्टीरिया के सेल को बर्स्ट करेगा और इसकी कॉपीज आउटसाइड एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। समझ आया कुछ? लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। इसका मतलब इस केस में जो बैक्टीरियोफाज है जब वो इन्फेक्शन करने के बाद अपनी कॉपीज बनाएगा होस्ट सेल में, उसके बाद होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। दैट्स व्हाई लिटिक साइकिल। In this cycle, in the cycle of bacteriophage, make host machinery to make its copies. And progeny viruses will come out by rupturing host cell। तो इसका मतलब इसमें होस्ट सेल जाएगा। In this cycle, bacteriophage will infect bacterial cell।
In this cycle, bacteriophage will infect bacterial cell and viral genome will integrate, जुड़ जाएगा with bacterial genome. Lysogenic cycle. In this cycle, bacteriophage will infect bacterial cell and its genome will integrate with bacterial genome. When bacterial genome will replicate, viral genome will also replicate along with it. मतलब अब डिस्कस करना शुरू करते हैं, उसमें समझ आएगी ये चीज क्या है. Lytic cycle. तो इस केस में ये बैक्टीरिया हो गया. तो ये T2 बैक्टीरियोफाज हो गया. तो इसमें ये टेल फाइबर्स हो गए इसके. तो अब एक्सीडेंटली जो ये बैक्टीरियोफाज है ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा. तो जो बैक्टीरिया की बॉडी पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उन रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करेंगे टेल फाइबर्स और टेल फाइबर्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे. तो इसका मतलब इसका बैक्टीरिया के साथ अटैच होना ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है. अगर एक्सीडेंटली ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया, अगर उस बैक्टीरिया के पास वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हुए तो उससे बाइंड करेगा, ठीक है. और इन्फेक्शन किसकी हेल्प से की? टेल फाइबर की हेल्प पे. बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स. लो जी, फर्स्ट स्टेप समझ आ गया. तो हम इसे बोल सकते हैं अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन. Attachment or adsorption. This is the first step in which bacteriophage infects bacteria. तो इन्फेक्शन होगी, अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन. तो अब सेकंड नंबर पे क्या होगा? अब पूरे का पूरा बैक्टीरियोफाज है वो एंटर नहीं करेगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया. अब सिर्फ जो टेल शीथ वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा.
इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट हो जाएगा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में। ये लो, लो जी, जो बैक्टीरियल स्पाइक वाला रीजन था उससे एंजाइम निकला लाइसोजाइम। और हमने कल बात की थी जो लाइसोजाइम है ये हमारे सलाइवा में भी होता है, हमारे टीयर्स में भी होता है, और ये लाइसोजाइम इस बैक्टीरियोफाज के पास भी प्रेजेंट है। इस लाइसोजाइम की हेल्प से अब बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर कर दिया गया है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल में पोर हो गया, तो अब पोर होने के बाद लो जी, जो वायरस है बैक्टीरियोफाज है, इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर गया इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया। इसे हम बोल सकते हैं इंजेक्शन और पेनिट्रेशन। इंजेक्शन और पेनिट्रेशन, सबसे पहला काम क्या हुआ? अटैच होना और एडजॉर्ब होना। सेकंड काम क्या हुआ? अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया गया। इंजेक्शन और पेनिट्रेशन। बैक्टीरिया, बात समझे? सबसे पहले लेवल पे क्या हुआ? सबसे पहले लेवल पे जो बैक्टीरियोफाज है वो इनर्ट है, इनएक्टिव। वो बेसिकली एक्सीडेंटली बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आया, इसके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड किया। बाइंड करने के बाद अब बेसिकली जो स्पाइक्स हैं उन्होंने लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज किया। लाइसोजाइम एंजाइम ने बैक्टीरियल सेल वॉल में होल कर दिया। होल करने के बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर गया इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया और होस्ट सेल। तो हम बोल सकते हैं इस केस में पूरे का पूरा बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुआ। यस, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर हुआ है। बट जो इन्वेल्प्ड वायरसेस हैं
जैसे HIV वायरस हो गया वो एनवेल्प्ड वायरस है, जैसे सार्स कोवी 2 हो गया वो भी एनवेल्प्ड वायरस है। ये एनवेल्प्ड वायरस पूरे एंटर करते हैं, बट इस केस में जो बैक्टीरियोफाज है सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर हुआ इनसाइड द होस्ट सेल। फर्स्ट सेल पे अटैचमेंट, सेकंड में इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और पेनिट्रेशन। लो जी, अब जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल एंटर हो गया है, अब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये यूज करेगा will use the machinery of host cell. ये होस्ट के राइबोसोम्स बाकी मशीनरी यूज करेगा, मशीनरी यूज करके ये अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर देगा। लो जी, मशीनरी किसकी यूज हो रही है? होस्ट की। और कॉपीज किसकी बन रही है? वायरस की। अब वायरस की कॉपीज बनने के बाद, अब मैंने बोला थोड़े से जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन द जीनोम ऑफ वायरस, 250 200 जीन्स। अब इनमें जो इनके जीन्स पड़े हैं, इस जेनेटिक मटेरियल में जीन्स पड़े हैं, ये एक्टिवेट होंगे। ये एक्टिवेट होने के बाद ये बनाना शुरू कर देंगे हेड, टेल, टेल फाइबर्स। लो जी, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल है जो उसका वायरस का जीनोम है, उसने अपनी कॉपीज बनानी शुरू कर दी। अब वायरस के जीनोम में इंफॉर्मेशन पड़ी है वायरस का हेड बनाने की, वायरस का कॉलर बनाने की, उसका टेल बनाने की, उसके टेल फाइबर्स बनाने की। वो वाले जीन्स एक्टिवेट होंगे। वो जीन्स एक्टिवेट होने के बाद बेसिकली वो अपनी प्रोटीन्स बनानी शुरू कर देंगे। लो जी, ये प्रोटीन्स बननी शुरू होगी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम हुआ अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन। सेकंड काम क्या हुआ? इंजेक्शन और पेनिट्रेशन। तो इसमें थर्ड आ गया एक्लिप्स फेज। सेकंड, थर्ड, एक्लिप्स। ECLI, एक्लिप्स फेज। एक्लिप्स फेज में क्या हुआ? जो वायरल जीनोम है इसने मशीनरी यूज करनी शुरू की, अपनी कॉपीज बनानी शुरू की। कॉपीज बनाने के बाद इसके जीन्स एक्टिवेट हुए। जीन्स एक्टिवेशन के बाद इसकी हेड, टेल, टेल फाइबर्स बनना शुरू हुई। दिस इज द एक्लिप्स फेज। In this phase, viral genome will replicate.
by activating viral genes. लो जी। इसके बाद होगी असेंबली। अब कंपोनेंट्स तो बन चुके हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स बने हैं। जैसे एक साइकिल की फैक्ट्री में साइकिल के अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं, तब जो उसके बाद उन कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, असेंबल किया कर दिया जाता है। द सिमिलर वे दिस वायरल पार्टिकल्स विल असेंबल्ड। जब ये असेंबल होंगे तो जेनेटिक मटेरियल हेड में आ जाएगा, तो ये कंप्लीट वायरस बन जाएंगे। This is known as assembly. ठीक है जी, उस वायरस के बच्चे हो गए वायरस प्रोजेनी। अब जो होस्ट सेल है उसे उसके टूटने का टाइम आ गया, तो लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल विल टेक प्लेस। द फिफ्थ स्टेप। Progeny viruses will release lysozyme.
एंड बैक्टीरियोफेजेस आर रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट। लो जी, अब ये कंप्लीट वायरस द्वारा बन गया। अब ये अगर एक्सीडेंटली नए बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया तो उसे इन्फेक्शन कॉज कर देगा। दिस इज इनर्ट वायरस। क्लियर? ये कुछ ऐसा है जैसे हम देखते हैं कोई टेररिस्ट होते हैं, वो टेररिस्ट किसी के घर में एंटर कर जाते हैं। जब घर में एंटर करते हैं तो बेसिकली जो उस घर के रिसोर्सेज है उन्हें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। घर के रिसोर्सेज यूज़ कर देते हैं, घर वालों को बांध के एक साइड पे बिठा देते हैं। तो अल्टीमेटली उसके बाद वो अपनी जो उन्होंने काम करने हैं वो करते हैं, उसके बाद उस घर को उड़ा देते हैं, है ना। डाकू या आप बोल लो टेररिस्ट कुछ ऐसा ही करते हैं, है ना। पहले किसी के घर में एंटर हो गए, उसके बाद उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, उसके बाद उनके घर को उड़ा दिया। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं लिटिक वायरसेस हैं जो, वो कुछ टेररिस्ट की तरह। तो एग्जांपल तो हमने इनकी देख ही ली, T2 T4 फाजिस, these are लिटिक फाजिस। T2 T4 फाजिस आर लिटिक फाजिस। अब एक चीज और नोटिस करनी है, जो लिटिक फाज हैं, जो लिटिक साइकिल फॉलो करते हैं, इन्हें हम विरुलेंट फाज भी बोल देते हैं और नॉन टेम्परेट फाज भी बोल देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज विरुलेंट। विरुलेंस का मतलब डिजीज होती है, और नॉन टेम्परेट फाज। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना करो, बाकी कल करते हैं।